नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक समय हुआ करता था जब भारत केवल और केवल रक्षा आयात पर निर्भर था। लेकिन हमारी सरकार ने समय के साथ यह सोच डेवलप किया, अपनी एक महत्वाकांक्षा जाहिर की कि हमें रक्षा के क्षेत्र में और एरोस्पेस के क्षेत्र में निर्यातक बनना है, निर्यातक देशों की सूची में आना है। अब यहाँ पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद सुखद आंकड़े हैं, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि 2020 में मोदी सरकार ने एक टारगेट रखा था 2025 तक, जिस टारगेट के अंतर्गत ये कहा गया था कि 35,000 करोड़ रुपए तक का हम निर्यात हासिल कर लेंगे, यानी कि अगले 5 साल में 2025 तक। लेकिन आंकड़े जो अब जाहिर किए गए हैं उसमें पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की जब बात किया जाए, हम इस आंकड़े को भी पार करके आगे निकल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक आप यह कह सकते हैं कि भारतीय रक्षा उत्पाद पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमने धमक जमाई है पूरी दुनिया में। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद लगातार भारतीय रक्षा उत्पाद पर दुनिया भरोसा करने लग गई है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अब डील करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इससे क्या है कि हमारा जो रक्षा बजट हुआ करता था उस पर पहले बहुत लोड पड़ता था, क्योंकि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो, जो आप कह सकते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो हमारे जवान और ऑफिसर्स हैं उनके पेंशन और सैलरी में खर्च हो जाता था, लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा खर्च होता था। दूसरी बात क्या था कि हम आयात करते थे उपकरणों का दूसरे देशों से, तो उस पर भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाया करता था। कुल मिलाकर के हमारे पास हमारे रक्षा बजट में साथियों आर&डी के लिए बहुत ही कम पैसा बचता था, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कि हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकें, हम उपकरण तैयार कर सकें। तो ये नहीं हो पाता था। लेकिन अब जिस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास आमदनी इससे बढ़ेगा और आगे चल करके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और काम कर सकेंगे। और दूसरी बात, जो सरकार की एक महत्वाकांक्षा है कि आत्मनिर्भर भारत बनने की, और वो रक्षा के क्षेत्र में भी, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है और देश की साख में भी बढ़ोतरी हुई है। अब जरा प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारे डेटा आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि उसी से हम बातों को पुष्ट करेंगे। हम समझेंगे कि वो कौन से देश हैं जो भारत के रक्षा उपकरण की खरीद कर रहे हैं और भारत की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में कैसे बढ़ी है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कि 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए से बढ़कर के 24-25 फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे 23,622 करोड़ रुपया हो गया। इसको आप अमाउंट में लेकर के चलिए, ठीक है। और वित्त वर्ष 2026 की बात की गई है, इसमें और अधिक तीव्र उछाल देखा गया है। अब कितना उछाल देखा गया है, ध्यान रखिएगा, मैंने 35,000 करोड़ का आपको बताया था। दरअसल मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में एक प्लान बनाया था और इसके अंतर्गत कहा था कि हम अगले 5 साल में एक टारगेट रखेंगे कि अपनी रक्षा निर्यात को, अपने निर्यात को, और ये निर्यात के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में जो उत्पाद है, इसको बढ़ा करके 35,000 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा कर लेंगे। अब यहां पर ये आंकड़ा जो है इससे सरप्लस हो गया है, ये बातें कही जा रही है, 38,424 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो 2026 की बात की गई है डिफेंस एक्सपोर्ट में, और ये तकरीबन 62% का उछाल देखने को मिला है। अब जरा सोचिए, अब निश्चित तौर पर सरकारी कंपनियां तो इसमें इन्वॉल्व हैं ही, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा योगदान इस उछाल में देखने को मिला है वो प्राइवेट प्लेयर का, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसका भी इसमें योगदान देखने को मिला। हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे रहा है। तो इस बात को लेकर के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो चीजें दिखा रहे हैं। अब यहां पर कुछ चीजें यह भी समझना हमारे लिए जरूरी होगा कि आखिर हम इस टारगेट तक पहुंचे कैसे, हमारे कौन कौन से उपकरण जो है बाजार में बेचे जा रहे हैं, कौन कौन देश हम पर भरोसा करते नजर आ रहे हैं, जरा उन सब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड अगर देखेंगे, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात जो है 38,424 करोड़ के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। भारत के इतिहास में आज तक हमारा रक्षा निर्यात इस आंकड़े तक नहीं पहुंचा था। तो तेज वृद्धि तो निश्चित हुआ है। पिछले साल जहां हम 23,622 करोड़ पर थे,
वहीं अगर देखेंगे तो 38,424 करोड़ पर पहुंचे हैं। तो 62.66% की एकदम बड़ी बढ़ोतरी, बड़ी उछाल देखने को मिला है। साझेदारी की बात मैं कर रहा था, इसी पर मैं आऊंगा। साझेदारी पे मैंने कहा था कि अकेले सरकार की बस की ये बात नहीं था। लंबे समय तक इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी के एंट्री को बैन कर रखा था। बैन कहने का मतलब है अनुमति ही नहीं था, आप ऐसे कह सकते हैं ना। लेकिन सरकार ने समय के साथ इस चीजों को लेकर के काम किया। सरकारी उपकरण जो है, जो पीएसयूज की बात करते हैं, देखिए है ना पीएसयूज, अब इसी में डी लगा हुआ है। तो ये क्या है, डिफेंस के सेक्टर के जो पीएसयूज हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनकी हिस्सेदारी यहां पर 54.84% रही है। जो ये बढ़ोतरी देखने को मिला है उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी देखा जाए जो 45.16%। तो देखिए ये एक्स्ट्रा आया ना 45.16%। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहां यह आंकड़ा पहुंचा कैसे है, क्योंकि निजी क्षेत्र ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। पहले पूरा दारोमदार जो है सरकारी उपकरणों पर ही हुआ करता था, जो रक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। वैश्विक पहुंच की बात करेंगे, आज भारत का उपकरण कितने देशों तक पहुंच रहा है, तो तकरीबन ये 80 से अधिक देशों तक। कुछ रिपोर्ट जो मैंने पढ़ा है उसमें स्पष्ट तौर पर ये इंक्लूड किया गया है कि ये मामला तकरीबन 100 देशों तक पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से आगे और भी अपडेट अभी आने वाले कुछ दिनों में दिया जा सकता है। अगले हफ्ते तक संभव है इस पर कुछ बातें की जा सकती है, फिर हम उसको विस्तार से भी देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर जरा इस ग्राफ से समझते हैं कि भारत का रक्षा निर्यात जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है और उभरता हुआ रक्षा निर्यात केंद्र भारत कैसे बनता जा रहा है। जो एक्सपोर्ट की वैल्यू आप यहां पर देखेंगे वह करोड़ में मान के चलेंगे, ठीक है। यहां पर वर्ष देखिए 20-21, 22-23, ये फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। 23-24, 24-25 और 25-26 में 38,424 करोड़ का आंकड़ा हमने छुआ है, ठीक है। ये यहां पर ये आपको प्राइस बताया गया अमाउंट में। चलिए इस ग्राफ की एक स्टडी कर लेते हैं। अगर देखिए 21-22 ये फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर चर्चा करेंगे तो केवल 12,815 रहा है। लगभग यहां मैंने आपसे कहा था 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने यह टारगेट रखा था। क्या टारगेट रखा था कि हम अपने रक्षा निर्यात को कहां तक पहुंचाएंगे, 35,000 करोड़ से अधिक कर देंगे। यही टारगेट रखा गया था ना। कब तक कर देंगे, अगले 5 साल में। यही बातें की गई थी 20, तो 25 तक देखेंगे तो 23 और ठीक अगले साल देखेंगे तो हम इससे सरप्लस कर गए ना, इससे आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब इस ग्राफ कर देखिए, ये ग्राफ 12,000 से 15,000, 21,000, 23,000 और 38,000 ये बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि इसका अगर आप देखेंगे स्लोप जो बन रहा है वो स्लोप निरंतर ऊंचाई पर जाता जा रहा है। निश्चित तौर पर अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 26-27 का फाइनेंशियल ईयर, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रक्षा उत्पाद में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। 23 से सीधा 38 आया है, तो क्या ये उम्मीद लगाया जाए कि ये 45,000 करोड़ के प्लस हो सकता है अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में, या 50 का आंकड़ा भी छू सकता है। निश्चित तौर पर यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए एक सुनहरा मौका होगा इस दुनिया में, जहां पूरी दुनिया अभी वैश्विक हालात पर नजर डाले तो युद्ध में उलझी हुई है। भारत खुद भी आप कह सकते हैं निर्भर रहा है। जैसे S-400 की बात करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यूज किया, S-400 जिसको हमने अपने यहाँ खरीद के लाया, उसका नाम दिया हमने सुदर्शन। ये किससे हमने लिया, रसिया से। क्या है ये, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है हम चाह रहे हैं कि हम इन तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ले। अब रसिया यूक्रेन के साथ उलझा हुआ था, तो जिसने S-400 हमें चाहिए था पिछले 4-4.5 साल में, हमें नहीं प्राप्त हो चुका। आपको ध्यान होगा जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जब थे उस वक्त ये डील फाइनल भारत कर रहा था और अमेरिका ने इस चीज को लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अमेरिका का कहना था कि इसी तकनीक का इससे सस्ता हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध है, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं रसिया के पास। लेकिन भारत अपनी जरूरत के हिसाब से रसिया के पास गया था और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुआ, सही साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो अब जितना चाहिए था S-400 आ नहीं पाया। रसिया ने कहा भाई साहब हम क्या करें, हम खुद यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के पास जितना पहुंचा उसी से काम चलाना पड़ा, ठीक है। अब एक बात समझिए, यदि हमारे पास इसके नंबर और ज्यादा होते तो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हम और निश्चिंत हो सकते थे। अलग अलग शहरों में हम और एयर डिफेंस सिस्टम लगा सकते थे, है ना। ऐसे ही चाइना बॉर्डर पर लग सकता था, बांग्लादेश की तरफ लग सकता था। तो भारत की जरूरत है, समय के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो राफेल का डील हमने किया, किससे किया राफेल का डील साथियों, हमने फ्रांस से। और राफेल जो है वो किसके लिए है, एयरफोर्स के लिए है।
आपको ध्यान होगा हमने एक और डील किया है, उसका क्या नाम है, राफेल एम। ये राफेल एम किससे हमने डील किया है, ये भी फ्रांस से। ये किसके लिए है, वो तो एयरफोर्स के लिए, ये किसके लिए है, नेवी के लिए। क्या समानता है, अमेरिका कहता रह गया कि हमारा ले लीजिए आप, हमारे पास भी इसी तकनीक का है, लेकिन हमने नहीं लिया। चूंकि क्यों, क्योंकि वो तकनीक हमसे साझा नहीं करता है। भारत अब इस शर्त के साथ, इस टर्म एंड कंडीशन के साथ जा रहा है, अगर हम आयात करते हैं कहीं से, तो आप अपने जो रक्षा उत्पाद हैं उसके तकनीक आप हमारे साथ साझा करेंगे, प्लस मेक इन इंडिया पर आप जोर देंगे। कुछ प्रोडक्ट आप भारत के इंजीनियर के साथ भारत नहीं बनाएंगे, एचएएल वगैरह को हमने इसमें क्या किया है, पार्टनर बना दिया है। तो कुल मिलाकर इससे क्या हो रहा है कि हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट जो हैं उस तकनीक को सीख रहे हैं, उससे हम ये काम कर रहे हैं और इससे हम आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन तमाम चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जो पिछले 4-5 साल में रक्षा डील हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, चाहे वो फ्रांस से हो जाए, चाहे रसिया से हो, इजराइल से हो जाए, ये सब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण आ जाता है। अब ये बदला कैसे है, इसके कारण क्या है, जैसे कि मैंने हिंट आपको दिया पहले ही कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया दो क्षेत्रों में देखिए, एक तो भारत जिन चीजों को लेकर के पहले से सशक्त रहा है उस प्रोडक्ट को बनाना और उसे मार्केट में बेचना, उस डिवाइसेस को। दूसरी बात, जो हम कहीं से आयात भी कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ उस प्रोडक्ट को बनाइए, ठीक है, कुछ हिस्सा उसका। तो मेक इन इंडिया की वजह से हमारा जो घरेलू विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें बढ़ावा मिल रहा है। तो जो इकोनॉमी से इसको आप जोड़ के देखिए, तो अभी तक क्या था कि हम इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर पे थे, एग्रीकल्चर पे, हम यहां से सीधा जंप मारते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, टर्सरी सेक्टर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर पर पहुंचते हैं। हमारा एक सेक्टर बहुत बेकार हो गया, खराब हो गया, जिसपे हमने बहुत ध्यान नहीं दिया, वो विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा, उस पर हमने फोकस ही नहीं किया। तो समय के साथ क्या होगा कि हमारे देश में 35 साल के आसपास की युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। अब इन युवाओं को रोजगार चाहिए। ये रोजगार सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर कितना देगा? जरूरी था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करें, जैसे चाइना ने किया, मास प्रोडक्शन किया, हम वो कर सकते थे, धीरे ही सही, लेकिन हमने इस बात पर गौर किया है और उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जब हमारे यहाँ मेक इन इंडिया होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या होगा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारी जो पार्टनर्स कंपनी है, जो सिस्टर्स कंपनी कहते हैं, जैसे एचएएल को लेकर के चर्चा करेंगे, तो वहां के साइंटिस्ट उस प्रोडक्ट के विषय में सीख सकते हैं, उस तकनीक के विषय में सीख सकते हैं। लगातार हमें दूसरे देशों से फिर आयात करने की आवश्यकता नहीं होगा, तो रक्षा आयात जो है वो हमारा गिरेगा, रक्षा निर्यात क्या है, बढ़ेगा। तो रक्षा बजट हमारा क्या होगा, सरप्लस में चला जाएगा। बजट जब आप पढ़ते होंगे तो इन सब चीजों को पढ़ते होंगे इकोनॉमी में, है ना, प्रीलिम्स आ रहा है आपका यूपीएससी का, तो ध्यान रखिएगा, रक्षा बजट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत काम की चीज आपके लिए होने वाला है। तो मेक इन इंडिया के डिबेट को बहुत आगे बढ़ाइएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर बहुत बेहतर काम करे, जो पिछले कुछ समय में हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए, चाहे एफडीआई को लेकर के चर्चा हो, ये सारे काम किए गए हैं बेहतर तरीके से। इसीलिए मेक इन इंडिया को हम बेहतर तरीके से धरातल पर उतार पाए हैं। एक पॉइंट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची कहने का मतलब है जो हजारों रक्षा उपकरण हैं उनके आयात पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाना। चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध क्यों, आप कहेंगे एक बार क्यों नहीं आप बैन कर देते, ये हम आयात नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पास वो डिवाइसेस होने भी तो चाहिए। अब जैसे कि S-400 हम ले रहे हैं, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है, तो हमें एयर डिफेंस सिस्टम लेना ही पड़ेगा। हाँ, हम ये टारगेट लेकर के जरूर चल रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम क्या करें, क्रिएट कर दें। तो हम फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे माइंड में है कि एक समय हम ये भी नहीं खरीदेंगे। अगर हमें हेलीकॉप्टर बनाना है तो जाहिर सी बात है हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, बजट देंगे, हमारे साइंटिस्ट उस पर काम कराएंगे, उसका ट्रायल होगा, रक्षा मंत्रालय उसको अप्रूवल देगी, फिर वो एयरफोर्स के बेरे में शामिल किया जाएगा, और फिर जहां से हम परचेज कर रहे थे, आयात कर रहे थे, उसको मना कर देंगे कि भाई साहब अब हमारे पास है। तो पहले ही अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे, तभी तो आयात बंद करेंगे ना। तो इसीलिए यहां पर कहा गया सकारात्मक स्वदेशीकरण। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि सकारात्मक कहने का तात्पर्य है कि स्वदेशीकरण करने के चक्कर में हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पास स्टॉक में क्या है या नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे पास जो शत्रु है ना, चीन, पाकिस्तान जैसे देश जो हैं, और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके लिए भी हमें बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। तो हमारे पास कोई तकनीक हो, कोई डिवाइसेज उपकरण हो, उसके बाद हम आयात बंद करें, इसी को यहाँ पर कहा गया है। प्रमुख उत्पाद में अगर चर्चा करेंगे, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा करेंगे, आकाश का जो पूरा मिसाइल सिस्टम है, इसके अलावा तेजस की बात किया जाए, बहुत सारी रडार प्रणालियां हैं, इसने निश्चित तौर पर पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है डिफेंस के सेक्टर में।
इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, और वो मैंने आपको आंकड़ों के साथ दिखाया भी कि प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी भूमिका किस तरह से यहां पर बढ़ा रहे हैं। 45.16% का रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में रक्षा उत्पाद में इनकी भूमिका, जिसमें टाटा, एल&टी, भारत फोर्ज, ये सारे जो रक्षा निर्माण की कंपनियां हैं ये सक्रिय रूप से काम कर रही है। अच्छा, इनके काम करने से क्या होता है ना कि बहुत सारे सिस्टर्स कंपनियां डेवलप होती है, और वो आप कह सकते हैं हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है इसको बढ़ावा मिलता है। एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक रोजगार क्रिएट करने की संभावना है। तो रोजगार क्रिएट होगा तो क्या होगा, इससे बेरोजगारी क्या होगा, कम हो जाएगा, और रोजगार मिलेगा तो यहां से जोड़ के देखिए लोगों की जो क्रय शक्ति है वो क्या कम होगा या अधिक होगा, जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं। तो क्रय शक्ति बढ़ेगा, नौकरी मिला आपको, पैसा मिलेगा ना, सैलरी, तो आप खरीदने जाओगे सामान ना। तो इन तमाम चीजों से क्या होगा, अगर बैंकिंग सिस्टम पे आप आ जाइए तो बैंकिंग में क्या होगा, आपका जो मनी का फ्लो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए आपके मार्केट की स्थिति सही रहेगी कि नहीं। कुल मिलाकर के सबको जोड़ के देखिए, प्रीलिम्स आ रहा है तो जितना भी साल भर आपने पढ़ा है ना सबको एक जगह आप समेटना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। इकोनॉमी के प्रश्न आपने देखा है ना, कॉम्प्लेक्स होता है इकोनॉमी का प्रश्न, और बजट वगैरह से काफी पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर कंक्लूजन में कहा गया है कि भारत एक समय जो था, जैसा कि मैंने ओपनिंग में भी कहा था, दूसरे देशों पर निर्भर रहता था अपने रक्षा उत्पाद के लिए, लेकिन समय के साथ जब तकनीक साझा करने के टर्म एंड कंडीशन के साथ इंडिया जा रहा है तो नेक्स्ट एक्सपोर्टर बनने की राह पर यह आगे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब जरा इंडिया के जो डिफेंस कंपनीज है उनकी लिस्ट देखते हैं। इसको दो हिस्सों में मैंने बांट दिया है। एक जो मैंने कहा था आपसे कि जो सरकारी कंपनी है ना, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, जो डिफेंस के लिए कार्य करती है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे डीपीएसयू मैंने आपको शुरू में बताया था। और दूसरा मैंने बांट दिया है जो डिफेंस कंपनीज हैं लेकिन वो सरकार के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, वो प्राइवेट है। अब जैसे मैंने आपको एक नाम पहले लिया भी है कई बार, एचएएल को लेकर के मैंने बात किया है, इसके अलावा मैंने आपसे बीएल को लेकर के, बीडीएल, ये तमाम जो कंपनियां आपको यहाँ लिस्ट दिख रहा है ये सब वो कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी है, पीएसयूज है, और लगातार भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है, जैसे टाटा की बात किया, एल&टी की मैंने बात किया था अभी आपसे, भारत फोर्ज लिमिटेड की बात किया, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र की कंपनी है लेकिन भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अपनी महती भूमिका लगातार निभाते हुई नजर आ रही है। और ये दोनों का समूह देखा जाए, दोनों को आप अगर कंक्लूड कर दें, फिर आप देखेंगे कि भारत का रक्षा उत्पाद जो है, और वो जो करोड़ की राशि में मैंने अमाउंट में बताया, वो 38,000 करोड़ से ऊपर निकल गया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो ये यहां पर समुचित तौर पर आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए एक्सपोर्ट जो कर रहा है, इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर बात किया जाए, कुछ देशों की चर्चा देखेंगे, जैसे कि फिलीपींस में मैंने ब्रह्मोस को लेकर के चर्चा किया था, क्रूज मिसाइल को लेकर के चर्चा किया था, फिलीपींस देखिए लिया है। इसके अलावा मॉरिशस, फिर फ्रांस, फिर अमेरिका, है ना, अर्मेनिया, इसके अलावा देखेंगे यूएसए। तो ये तमाम देश जो है भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, भारत के रक्षा उत्पाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खास उपलब्धि क्यों है, क्योंकि 63% की सालाना वृद्धि ये दिखा रहा है कि भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग मार्केट में बढ़ गया है। और इकोनॉमी का पूरा खेल दो शब्दों पे चलता है, पढ़ाया होगा आपने, डिमांड और सप्लाई। मुझे बताइए कि अगर भारत के रक्षा उपकरण का डिमांड बढ़ गया है मार्केट में तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा ना। सप्लाई बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं कि यहां पर भारत के अंतर्गत जो भारतीय कंपनियां हैं इनको और ज्यादा क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो क्या होगा, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारी कंपनी है, खास करके एमएसएमई कंपनी है, ये बढ़ेगा, और यहां से फिर रोजगार वगैरह वो सारा बैंकिंग सिस्टम आप जोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये फ्लो देख रहे हैं कि कैसे बनता जा रहा है, और भारतीय बाजार के लिए, अन्य सेक्टर के लिए भी बेहतर होने वाला है। जो मैंने पहले ही कहा था कि टारगेट रखा था हमने 2020 में कि 35,000 करोड़, या आप कह सकते हैं 5 बिलियन के आसपास का हमने रखा था कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। 5 साल के लिए रखा था, फाइनेंशियल ईयर 26 में हम उसको पार करते हुए निकल आ रहे हैं। अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार बन के आया। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उन्नत रक्षा बाजार जो अपने आप में ही सबसे बेहतर स्थिति में है, वो भारत से सबसे ज्यादा खरीद रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर भारत से अमेरिका सबसे ज्यादा खरीद रहा है तो आप क्या बात करेंगे, दो शब्द होता है, एक होता है क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है, क्वालिटी। तो क्वांटिटी तो हुआ ही है, तभी तो हमारा आप कह सकते हैं कि इतने ज्यादा पैसा हमने कमाया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका अगर खरीद रहा है तो सिर्फ
क्वांटिटी की बात नहीं की जाएगी, क्या बात की जाएगी? क्वालिटी की। यानी कि हमारे रक्षा उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर है। पूरी दुनिया ये समझना शुरू कर चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर के समय तो हमने ये बात दिखा भी दिया। एक्सपोर्ट भारत क्या-क्या कर रहा है? आप भी ये जानना चाहते होंगे ना कि आखिर भैया बेच क्या रहे हो? हैं? कहाँ से पैसा कमा रहे हैं हम लोग, हमारी सरकार कमा रही है। तो मिसाइल सिस्टम हमारा सबसे अच्छा, जैसे ब्रह्मोस की मैंने बात किया, क्रूज़ मिसाइल की बात किया, जैसे फिलीपींस वगैरह का रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल्स और गन सिस्टम हमारा बहुत बेहतर है। पेट्रोल वेसल्स, नौसेना के जो जहाज हैं और स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सर्विसेज, ये अमेरिका बहुत ज्यादा हमसे खरीद रहा है। तो इन क्षेत्रों पर हम लगातार बेहतर काम करते जा रहे हैं। एक बार अगर कंक्लूड करके आप देखना चाहें तो जैसा कि मैंने बताया था कि 38,424 करोड़ तक पहुंच चुका है, 63% की वृद्धि देखी गई है। किस तरह से मैंने ग्राफ बताया था कि यहां तक हम पहुंच चुके हैं। किन देशों पर हम निर्यात करते हैं, वर्ल्ड मैप पर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां हमारा ये निर्यात जा रहा है, तो आपको यहां पर समझ में आएगा। तमाम देशों की यहां पर लिस्ट भी दे दिया गया है, क्या क्या निर्यात कर रहे हैं ये सारे, जैसे ब्रह्मोस हो, रडार हो, आर्टिलरी गन हो, पेट्रोल वेसल्स जो नौसेना के लिए मैंने आपको बताया था, आर्म व्हीकल्स है, ये सारे कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ प्रमुख एक्सपोर्ट डील्स जो हमारा हुआ है कुछ देशों के साथ, जिसमें फिलीपींस, मॉरिशस, वियतनाम और आर्मेनिया है, यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो योजना है वो सफल होता हुआ यहाँ पर हमारे लिए नजर आ रहा है। और हमारा अब जो टारगेट बनता जा रहा है, लक्ष्य देखिए 2029-30 तक, जिस तरह से हमने पहले आपसे कहा था कि 2020 में हमने टारगेट रखा था कि हम 35,000 करोड़ से आगे बढ़ जाएंगे अगले 5 साल में, वो अचीव हमने कर लिया। अब हमारा टारगेट है कि हम फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक हम कहां पहुंचेंगे, 50,000 करोड़ के आसपास हम पहुंचना चाह रहे हैं, उससे पार निकलना चाह रहे हैं। 38 तो हम पहुंच गए हैं अभी शुरुआत में ही, ये फाइनेंशियल ईयर शुरुआत है तभी, और पूरा उम्मीद है कि इससे हम बहुत आगे ही निकलने वाले हैं, 50,000 करोड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। तो भारतीय रक्षा उत्पाद का जो धमक है वो पूरी दुनिया में अब दिखनी शुरू हो चुकी है। भारत की साख पूरी दुनिया में दिखनी शुरू हो चुकी है और मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से हमारे रक्षा उत्पाद की तरफ पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है, आने वाले समय में हमारा रक्षा आयात कम होगा, निर्यात बढ़ेगा और बजट हमारा रक्षा का जो है वह सरप्लस में चला जाएगा। भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर करके सामने निश्चित तौर पर आएगा और सुपर पावर बन पाएगा। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लेक्चर में इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।